मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की प्यारी सी महत्वपूर्ण से प्रश्नों की और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के जो प्रश्न लेकर आते हैं, ये सभी मिलाकर अच्छी सी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कौन सा पेपर आपके लिए लाए हैं साथियों? आज लाए हैं 2015 का वीडियो का पेपर जो हुआ था, उसी के प्रश्न लेकर आए हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, कर्कश का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्कश का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो कर्कश का मतलब क्या होता है? कठोर होता है, कटु होता है। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है विवेकी, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है विनम्र। तो विनम्र का क्या होगा? इसका होता है विलोम शब्द धृष्ट, धृष्ट या दुष्ट, ठीक। और कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? ये होता है मधुर। और विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है? अविवेकी, अविवेकी, ठीक। विवेकी का क्या होता है? अविवेकी होता है, ठीक। अगला प्रश्न साथियों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है इंद्रजेय, ऑप्शन बी है इंदु, ऑप्शन सी है साथियों इंद्रजीत, ऑप्शन डी है जितेंद्रिय। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहेंगे साथियों? उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। रामायण तो आप लोग देखे होंगे सभी लोग, जो लोग नहीं देखे वो लोग अभी से देखिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको देखना जरूरी है। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। रामायण में इंद्रजीत था ना। और जो इंद्रियों पर, इंद्र और इंद्रियों में, इंद्र तो देवता थे, और एक चीज होती है, एक शब्द, ये इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता साथियों उसे कहते हैं जितेंद्रियों। मतलब जीत लिया जिसने इंद्रियों को, उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए है धनी, ऑप्शन बी है सवर्ण, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है कुलीन। तो जो महान होता है उसे श्रेष्ठ कहते हैं, जो बड़ा होता है उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, जो बड़ा होता है। और जो उच्च कुल में पैदा होता है साथियों उसे कहते हैं कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। लेकिन उच्च कुल में पैदा होने से ही कुछ नहीं होता है, आपको जो है अपना भी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेहनत नहीं करेंगे तो उच्च कुल में पैदा होने से कोई मतलब नहीं है। वो धीरे धीरे जो उच्च कुल का उच्च कुलता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ये अर्थ के आधार पर कैसा भेद है, वाक्य का कैसा भेद है साथियों? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी है विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है इच्छावाचक वाक्य, और ऑप्शन डी है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध का पहचान क्या है? निषेधवाचक का मतलब नकारात्मक, इसमें क्या आता है? नहीं आता है। और ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इसका मतलब क्या होगा? ईश्वर तुम्हें बड़ी आयु दे, ज्यादा लंबी उम्र दे। तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा साथियों। कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। और विस्मयादिबोधक का चिन्ह क्या होता है साथियों? ये ऐसे होता है। और प्रश्नवाचक तो सभी लोग जानते हैं, ये प्रश्नवाचक होगा। और इच्छावाचक में भी विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह लगाया जाता है, यही इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है श्री राधा, ऑप्शन बी है इतिश्री, ऑप्शन सी है विनाश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का क्या मतलब होता है? कोई चीज शुरू करना या कार्य प्रारंभ जब आप करते हैं तो क्या कहते हैं? श्री गणेशाय नमः। आप पहले पहले जब बच्चे किताबों में पहले पन्ने पे लिखते थे, या तो जय श्री राम लिखते थे या तो लिखते थे श्री गणेशाय नमः, ठीक। तो वहां से शुरुआत होती थी। तो इसका विलोम क्या होगा मित्रों? ये होगा इतिश्री, मतलब समाप्त की तरफ या समाप्त, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है मित्रों सुमन, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी है तनुजा, ऑप्शन डी है कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची कौन सा होता है साथियों? सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है और कुसुम भी होता है। लेकिन तनुजा जो है साथियों, ये पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का पर्यायवाची होता है तनुजा, ठीक। अगला प्रश्न है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? यही ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों,
किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस और ऑप्शन डी है शांत रस, शांति रस। तो किस रस को रसराज कहा जाता है साथियों? ये श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये रसों का राजा होता है। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है साथियों? उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है मित्रों, निर्वेद। जब मन में कोई भावना ना चले, एकदम बिल्कुल श्वेत सी फीलिंग आ रही है, तो क्या होता है? ये शांत रस होता है। ये शांति नहीं होगा, शांत रस होता है। ठीक, क्या होता है? शांत रस। अगला प्रश्न है मित्रों, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो इन पंक्तियों में कवि कौन सा रस दे रहा है, या रस कौन सा रस इसमें, इन पंक्तियों को पढ़ने पे किस रस की उत्पत्ति हो रही है? तो इस पंक्तियों में कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कह रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, मतलब मन से कह रहा है कि इस शरीर पे इतना गुमान मत करो, ये कागज का एक पुतला है, जरा सी बूंदे पड़ने पर, जरा सी बरसात की बूंदे पड़ने पर ये गल जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये नाशवान है, तो इस शरीर पर इतना गुमान मत करो। तो इससे जो है कवि क्या, कौन सा रस की उत्पत्ति कर रहा है? ये कवि बिल्कुल शांत स्वभाव में कह रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, तो इसमें कौन सा रस होगा साथियों? ये शांत रस होगा। इसमें भाव क्या आ रहा है? निर्वेद आ रहा है, कोई भेद नहीं, कोई हलचल नहीं हो रही इसको पढ़ के। ठीक, तो कैसा हो जाएगा? शांत रस। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं कहलाता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा चरण कहलाता है? ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है रोला, ऑप्शन डी है चौपाई। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किसमें होती हैं? ये चौपाई में होती हैं। और रोला में साथियों के ये प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। और दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं साथियों। कितनी होती हैं? 11-11। और दोहा और दोहा जो है ये सोरठा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? ये दोनों अर्धमात्रिक छंद होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दोहा और सोरठा कैसे छंद होते हैं? ये अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं साथियों। और रोला और चौपाई ये सममात्रिक छंद होते हैं, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ठीक, तो 16-16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में होती हैं। रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और पहले और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा साथियों सोरठा होता है। दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, रोला और चौपाई सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है पारिजात, ऑप्शन बी है कल्पतरु, ऑप्शन सी है देव वृक्ष, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जी हाँ, ये सभी जो हैं पारिजात, कल्पतरु और देव वृक्ष जो हैं ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश, ऑप्शन डी है प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी क्या होती है साथियों? ये संस्कृत होती है। हिंदी की उत्पत्ति, आदि जननी का मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है साथियों 11 जून, ऑप्शन डी है 15 सितंबर। तो हिंदी दिवस साथियों ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है मित्रों, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है? उसी को हम कहते हैं अविकारी शब्द। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अव्यय, ऑप्शन डी है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जब किसी विशेष की जो विशेषता बताता है
उसे हम विशेषण कहते हैं। और संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया था। जैसे राम की गाय काली है, तो राम की जगह पर कहेंगे कि उसकी गाय काली है, तो वो हो गया उसकी जो है ये क्या हो जाएगा? उसकी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वनाम, ठीक, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और अभिकारी क्या होते हैं साथियों? ये अव्यय जो है ये अभिकारी होता है। और अव्यय की पहचान क्या होती है? जिसकी अव्यय जहां पर आप प्रयोग करेंगे, अव्यय जब प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो उसके अव्यय के लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके? जहां पर अव्यय प्रयोग किया जाता है तो अव्यय क्या होता है? अभिकारी होता है। तो जहां पर ये प्रयोग किया जाता है उसके बदलने से या हटने से वाक्य में लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय कुछ देख लीजिए, ये जहां तहां, जहां तहां, आगे आगे, पीछे पीछे, यहां वहां, ठीक, यह वह, ये सभी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इनको अगर वाक्य से हटा लेंगे तो वाक्य के लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। और अव्यय साथियों कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। अब आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि अव्यय ये चारों प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम अगली क्लास में इसको बता देंगे। लेकिन अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अपना स्कोर जरूर साझा किया करिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इसमें से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसी से आपका जो अगला स्कोर होगा वो थोड़ा बहुत तो डिसाइड करेगा ही। अगर आप पहले नहीं पढ़ते थे, अब अच्छे से पढ़ने लगे हैं, तो अच्छा स्कोर आएगा। तो इस स्कोर को साझा करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हिंदी मेरी अच्छी चल रही है, ठीक। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 33 होती है मित्रों। कितनी होती है? 33 व्यंजनों की संख्या होती है। अगला प्रश्न साथियों, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो संख्यावाचक किस समास में होता है? संख्यावाची समास कौन सा कहलाता है? ये द्विगु समास कहलाता है। इसके जो द्विगु में जो गा है लास्ट में, इससे आप एक चीज याद कर लीजिए कि ये गिनती वाला है। अगर आपको भूलता हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि द्विगु में गा लास्ट में आता है तो ये गिनती वाला समास है, ठीक। और द्वंद्व में क्या आता है? ये योजक चिन्ह आता है। और अव्ययी भाव समास में क्या आता है? इसकी पहचान है प्रति, प्रति, भर, हर, ठीक, या, ये सब इसकी पहचान है। किसकी? अव्ययी भाव समास की। अगला प्रश्न साथियों, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र का जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो कारक या परसर्ग किस समास में आते हैं साथियों? ये आते हैं तत्पुरुष समास में। तो ये क्या हो जाएगा? ये राजपुत्र में राजा का पुत्र, ये इसका समास विग्रह होगा। और ये समास कैसा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द की पहचान करिए। इसमें बेमेल शब्द की पहचान करना है मित्रों। ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है खेद, ऑप्शन सी है कठिनाई, ऑप्शन डी है जटिलता। तो समस्या, कठिनाई और जटिलता ये तो समानार्थी शब्द हो गए। लेकिन जो खेद है, खेद का मतलब क्या होता है? दुख, दुख या दुख या विषाद। खेद का मतलब क्या होता है? दुख या विषाद। तो ये बेमेल कौन सा हो जाएगा? खेद इसमें बेमेल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कठिनाई से संबंधित है। समस्या, जटिलता और कठिनाई ये एक जैसे हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द की पहचान करिए। ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है प्रियजन, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है बच्चे। तो प्रियजन, परिवार और बच्चे ये कैसे हो गए? ये रिश्ते हो गए ना। क्या हो गए मित्रों? ये रिश्ते हो गए। और घर इसमें क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो द्वंद्व में तो योजक चिन्ह आता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, तो माता पिता आप लिखेंगे
माता और पिता लिखेंगे तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। और ये किसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे अभी पहले आपने देखा है, यह एक शब्द है राजकुमार, राजकुमार कुमार, ठीक। तो ये इसका क्या होगा, राजा का कुमार, या इसको छोड़ दीजिए राजकुमार को, आप सीधे सीधे इस पे आइए कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तो पूर्व पद किसमें प्रधान होगा, जैसे आप लिखेंगे प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक। तो प्रत्येक में क्या होगा, प्रति, तो प्रति इसमें प्रधान होगा, प्रति एक। तो इसमें कैसा समास होगा, ये अव्ययी भाव समास का पहचान है साथियों। मैं इतनी देर से आपको यही पहचानने का प्रयास कर रहा था कि इसको आप पहचानिए, जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है तमिल। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में साथियों, ये हिंदी को, ये संविधान के भाग 17 और आर्टिकल कौन सी है, ये 343 है। 343 में ये कहा गया कि जो है कि भारतीय संविधान में कहा गया कि राज्य की राजभाषा हिंदी होगी, और वो भी किस लिपि में, इसकी लिपि क्या होगी साथियों, इसकी लिपि होगी देवनागरी, देवनागरी। भाग 17 और आर्टिकल 343 में ये कहा गया कि राज्य की एक राजभाषा होगी जो हिंदी होगी, वो किसी लिपि में होगी, ये देवनागरी लिपि में होगी। अगला प्रश्न है साथियों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है साथियों जयशंकर, ऑप्शन डी है कबीरदास। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों, ये हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी कुछ रचनाएं और हैं, आंसू, लहर और इंद्रजाल, ठीक, ये इंद्रजाल है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों, ये है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है मित्रों, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो साथियों ये आदिकाल की रचना है। किस काल की रचना है, आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है मित्रों, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। फिर से एक बार पढ़ते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा साथियों। तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये संध्या सुंदर परिसी, तो संध्या को क्या आप देख सकते हैं, संध्या को आप देख सकते हैं आंखों से कि हाँ ये संध्या है, संध्या जा रही है। भाई नाम किसी का हो तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये संध्या जो है, कहने का मतलब ये निर्जीव वस्तु है। क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, इसको आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ शाम हो गई या संध्या हो गई। तो संध्या को ये जो है सुंदर परी की तुलना कर रही है, सुंदर परी बोल रही है। तो जिसमें निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाती है, निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाती है। तो उसमें कौन सा अलंकार होता है साथियों, उसमें होता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार होता है यहाँ पर, जहां पर निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का क्रम इसको देख लीजिए, ये होता है का और ये खष्टकोण वाला शा होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये छा बनता है, क्षत्रिय वाला और या परीक्षा वाला छा। ठीक। तो इसका क्रम किसके बाद आता है, तो ये का के बाद आता है। ठीक। और त्रा कैसे बनता है, ये होता है आधा ता होता है और पूरा रा मिलकर क्या बनते हैं, ये त्रा बनता है। और ज्ञा की उत्पत्ति साथियों ये जा होता है और इया होता है, इया।
ये मिलकर क्या बनते हैं, ज्ञानी वाला ज्ञान। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। खग जाने खग ही की भाषा, इसमें कौन सी लोकोक्ति है साथियों। ऑप्शन ए है पक्षियों की तरह बोलना, ऑप्शन बी है पक्षियों की भाषा ना जानना, ऑप्शन सी है पक्षी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ऑप्शन डी है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो खग जाने खग ही की भाषा का मतलब क्या होता है कि समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है महापंडित, ऑप्शन सी है महामूर्ख, ऑप्शन डी है शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होगा साथियों, महामूर्ख होता है, महापंडित नहीं होता है। महापंडित तो जो ज्ञानी होता है उसे कहा जाता है कि वो महापंडित व्यक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति है। और अक्ल का दुश्मन क्या होगा, महामूर्ख होगा। अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन, इसमें शुद्ध वर्तनी देखना है तो सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये सर्वोत्तम होता है ऐसे, इसमें दो ता होते हैं, ठीक, दो आधा। और सांसारिक होता है, ये सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक, सांसारिक। और सच्चिदानंद तो सही लिखा गया है, कीर्ति लिखा जाएगा, ये कीर्ति, इसमें छोटी ई का मात्रा रहता है, ठीक, तापे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है साथियों, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है साथियों। ऑप्शन ए है शब्द के आदि में, ऑप्शन बी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग की परिभाषा तो हम आपको प्रत्येक दिन बताते हैं, डेली बताते हैं। तो उपसर्ग जो है ये शब्द के आदि में लगता है, ठीक, मूल शब्द के पहले लगता है, शुरुआत में लगता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी है ठास, ऑप्शन सी है आस, ऑप्शन डी है आस। तो मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है साथियों। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, मीठा प्लस ये क्या हो जाएगा, आस। तो इसमें बाद में क्या लग रहा है, ये आस लग रहा है, तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये आस कैसा प्रत्यय है साथियों, ये इच्छावाचक प्रत्यय है, इच्छावाचक प्रत्यय। जैसे इससे बनेगा प्यास, प्यास भी तो इच्छावाचक है, और मिठास, ये आस कैसा हो जाएगा, इच्छावाचक। अगला प्रश्न है साथियों, सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। ये सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह में आप इसको जब अलग लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो इसमें से आ निकलकर और ये बड़ा आ निकलकर ये क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो समान सजातीय स्वर मिलकर जब अपने दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो सत्य प्लस आग्रह ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, इस किसमें है, सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें संधि क्या होगी, कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है उपसर्ग, ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो प्रत्यय तो मूल शब्द के पीछे लगता है, मूल शब्द के पीछे, शब्द के पीछे, पीछे। और उपसर्ग ये मूल शब्द के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे, आगे, ठीक। और जो समास होता है, समास किसी शब्द का संक्षिप्तीकरण कहा जाता है, वो समास होता है। तो दो शब्दों के मेल से जो बनता है, जैसे प्रति प्लस एक मिलकर क्या बनेगा, प्रत्येक बनेगा। तो इस दो शब्दों को, जैसे पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहले वाला मिलकर क्या बन जाता है, ये बन जाता है संधि। दो शब्द पहले और आखिरी दोनों के मिलन से क्या होता है, संधि होता है।
तो यही इसमें है, दो वर्णों के मेल से होने वाले, वर्ण का मतलब अक्षरों के मेल से, तो अक्षरों के मेल से क्या बनती है साथियों, संधि बनती है। ठीक, तो अच्छा, और एक प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, जो जिसमें पहला पद अप्रधान है, तो उसको हम देख लेते हैं। जिसमें पहला पद अप्रधान रहा है उसमें तत्पुरुष समास होगा शायद, उसको हम देखते हैं कहाँ पे गया यार। हाँ, इसमें जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होने का मतलब जैसे इसमें हम आपको लिखे हैं ये, जैसे राजकुमार, ठीक, पूर्व पद जैसे राजकुमार, राजकुमार, तो इसको जब आप अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। ठीक, तो इसमें पूर्व पद क्या है साथियों, इसमें पूर्व पद है राजा, राजा जो है पूर्व पद है, तो यही पूर्व पद, तो इसमें कौन सा समास है, ये हो जाएगा, इसमें कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष है। ठीक, का की के किस में आता है, संबंध में आता है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, इसमें अव्ययी भाव नहीं होगा। ठीक, या तो ये जो है कंट्रोवर्शियल था, जिस जहां से हमने ये पेपर बनाया था वहां भी ये दो अलग करके दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये अव्ययी और संबंध दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा। ठीक, तो प्रश्न हमारे समाप्त हुए मित्रों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। कोई बात नहीं, डाउट तो होता रहता है यार, किसी प्रश्न में डाउट हो जाएगा, हम डाउट को तो क्लियर भी करवा दे रहे हैं ना, अगर आपको सस्पेंस हो गया है तो आप क्लियर कर लेना, वैसे भी हम बता दिए हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।